हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास नंबर 6 आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें हम ऐतिहासिक पीरियड यानी कि हिस्टोरिक पीरियड के बारे में आपसे आज डिस्कस करेंगे। ये जो हिस्ट्री का क्लास चल रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल से। तो यहाँ पर हमने थोड़ी बात कर ली थी आपसे, उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट हो रही हैं। तो हिस्ट्री को हमने देखा था कि किन आधार पर हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने देखा था एक तो पुरातात्विक स्रोत जो मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं, आर्कोलॉजिकल जो साइट्स जो मिली हैं, उनके आधार पर हम आगे चले हैं। उसमें हमने जो पुरातात्विक स्रोत हैं इनके आधार पर हमने देखा था जो कॉइन्स मिले होंगे, यानी कि हर टाइम पीरियड पर अलग अलग सिक्के चलाए गए होंगे, उनके बारे में बात की थी। और कुछ अभिलेख होंगे, एडिक्ट्स होंगे, उनके बारे में बात की थी। अभिलेख हमने बोले थे 4 टाइप के होंगे: शिलालेख, स्तंभलेख, भित्तिलेख, गुफालेख। शिलालेख यानी कि जो चट्टानों पर लिखे गए थे, स्तंभलेख यानी कि जो पिलर्स वगैरह होंगे जो अशोक के टाइम पर चालू हुए थे, भित्तिलेख यानी कि दीवारों पर, और गुफालेख यानी कि गुफाओं पर ये लिखे गए होंगे। साथ ही में कॉइन्स के बारे में हमने बात की थी कि किस किस काल पर किस किस तरह के कॉइन्स आए थे। तो उनको बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और रिवाइज करते जाएंगे, मेरे साथ दोहराते जाएंगे, क्योंकि जो लास्ट लेक्चर है उसके बारे में हमने कॉइन्स के बारे में देख चुके थे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में हमने बोला था किस तरह के कॉइन्स चले थे, किस तरह के सिक्के आए थे, तो उनको बोला था टेराकोटा। फिर मौर्यन टाइम पर आहत, पंचमार्क और पर्ण, ये 3 तरह के सिक्के आए थे। आहत को हमने बोला था जैसे कि कोई सिक्का है, ये कॉइन जो है उस पर कुछ भारी चीज़ से मारा जाए तो उस पर कुछ आकृतियाँ बन जाती होंगी, तो इसीलिए उसको आहत बोला गया। पंचमार्क यानी कि 5 धातु मिलाई जाती थी, और पर्ण जो चले थे वो चांदी के बनाए गए थे। तो मौर्यन हो गया, सिंधु के बाद मौर्य हो गया। फिर यूनानी जो आए हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, गोल्ड कॉइन्स लाए थे। ये सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे, किसके द्वारा? यूनानी के द्वारा। और सबसे प्योर जो चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? कुषाण के द्वारा। कुषाण के टाइम पीरियड में जो सोने के सिक्के आए थे वो प्योर गोल्ड के बने थे। ठीक है, प्योर गोल्ड यानी कि जो सोने के सिक्के थे वो प्योर गोल्ड के थे। इनके बाद गुप्त टाइम पीरियड की हमने बात की थी। गुप्त वंश जो हमारा इंडिया का गोल्डन एज जिसको बोला जाता है, इनके टाइम पर जो प्योर गोल्ड था, तो इनके टाइम पर क्या होता है, वो प्योर गोल्ड जो था वो ना रहकर सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब सर्वाधिक चलाए जाएंगे तो उसमें अशुद्धि होगी, तो अशुद्ध सोना किसके टाइम पर? स्कंदगुप्त के टाइम पर। फिर हमने बोला था सिल्वर कॉइन चलाए थे, इनके ही टाइम पीरियड में सिल्वर कॉइन चलाए गए थे, शुद्ध चांदी के सिक्के, क्योंकि जो गोल्ड था वो तो इम्प्योर हो गया था, तो इन्होंने सिल्वर कॉइन चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर मयूर शैली के सिक्के चलाए थे जिन पर कि मोर का निशान बना रहता था, समुद्रगुप्त ने चलाए थे। और कौड़ी जो इम्पोर्टेंट है, कौड़ी भी इनके टाइम पर ही चलाई गई थी। जो डिक्लाइन पीरियड इनका चल रहा था गुप्त वंश का, उनके टाइम पर चलाया गया था। फिर सातवाहन इम्पोर्टेंट है, सातवाहन ने किस तरह के चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन टाइम पीरियड पर। हुमायूं जो कि सियाबुद्दीन था, इनका एक दिन के लिए इनको राजा की पदवी उसने दी थी। उसने क्या किया था हुमायूं के टाइम पर? इन्होंने चलाए थे चमड़े के सिक्के। और साथ में जो लॉयन किंग है, कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह ने चलाए थे कौन से? दाम, रुपया और अशर्फी, ये 3 टाइप के सिक्के थे। गरीब जो तांबे के सिक्के थे, दाम उनको बोला जाता था। रुपया जो कि मिडिल क्लास के लिए चांदी के थे, और अशर्फी जो सोने की हुआ करती थी, अमीर लोगों के लिए चलती थी। जो पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया था जो शेरशाह के द्वारा। तो उनके बाद हमने बात की थी सिक्कों के अध्ययन को हमने क्या बोला था? उसको बोला था न्यूमेस्मैटिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमेस्मैटिक बोला जाता है। साथ ही में भारत में अभिलेख लिखना कहाँ से चालू हुए थे? तो वो हुए थे अशोक के टाइम पर। तो जिनके आधार पर अभिलेख को हम जानेंगे, जैसे जैसे चीज़ें चलती जाएंगी उनके साथ ही हम पढ़ते जाएंगे कि कौन सा अभिलेख, जब मेहरौली अभिलेख हुआ, अलग अलग अभिलेख हैं, कैसे क्या आए हैं। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने बोला था जो
ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड है, ऐतिहासिक काल है, इसको हमने बोला कि एक तो पुरातात्विक हो गया, फर्स्ट हो गया पुरातात्विक। पुरातात्विक में हमने देख लिया, पुरातात्विक में क्या क्या देख लिया, कॉइन देख लिए और क्या देख लिया, दूसरा चीज़ अभिलेख देख लिए। फिर सेकंड हमने बोला विदेशी जो यात्री आए थे, मतलब उस टाइम पर जो विदेशी यात्री आए थे उन लोगों ने कुछ ना कुछ चीज़ें देखी होंगी और उनके हिसाब से कुछ विवरण दिया होगा अपने हिसाब से, है ना। तो विदेशी यात्री का विवरण ये। और थर्ड हम बोले हैं क्या, साहित्य। ये तो विदेश वाला हो गया। अब साहित्य भी हमारा जो खुद का देश का लिटरेचर था उसके हिसाब से चीज़ें रही होंगी। तो साहित्य को हमने दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो धार्मिक और दूसरा जो धार्मिक से रिलेटेड नहीं था उसको क्या बोल दें, गैर धार्मिक, है ना। ये दो चीज़ें और हो गई। तो पहली चीज़ हम देख चुके हैं, पुरातात्विक के हिसाब से देख चुके हैं, पुरातात्विक में कॉइन्स और अभिलेख हो गए। अब सेकंड चीज़ देखने जा रहे हैं, जो विदेशी यात्री उस टाइम पर आए थे, मतलब अलग अलग काल में आए थे, जैसे कि मौर्यन काल में अलग आए होंगे, वैदिक काल में अलग आए होंगे, उनके बाद जो गुप्त वंश है उसमें अलग आए होंगे। तो उन टाइम पर जो विदेशी यात्री आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा था, क्योंकि जो विदेश के लोग हैं क्या करते हैं, अब आज भी आप देखेंगे हमारे इंडिया में जो बुक हैं वो काफ़ी कम लिखी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू विदेशी। हमारा इंडिया का पहले तो पर्सन जो नॉर्मल पर्सन है पहले तो बुक को पढ़ना ही रेफ़र नहीं करता है, और पढ़ भी ले उसको ज्ञान हो भी जाए तो वो लिखना प्रेफर नहीं करता है। पर जो विदेशी लोग हैं वो कुछ ना कुछ जो करते हैं उनको लिख देते हैं। तो विदेशी यात्री खूब चीज़ों को लिखते हैं, उन्हीं के आधार पर जो लिखी हुई चीज़ हैं, उन्हीं के आधार पर जो विदेशी यात्री का विवरण है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ कर लेते हैं। तो देखिए, हमने बोला था हिस्टोरी के जनक, हिस्ट्री के जनक फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे, हमने बोला था, तो ये हैं हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक कहा गया था। तो इसने कुछ ना कुछ बुक लिखी होगी, उसकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। तो इन सब चीज़ों को पढ़कर ही तो पता चला होगा कि पहले क्या हुआ था, या फिर जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनके हिसाब से पता लगाया होगा। तो हमने जो हिस्ट्री को बांटा था 3 पार्ट में डिवाइड इसीलिए तो किया था, प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने बोला था लिखित जो साक्ष्य हैं वो यहाँ पर मिले ही नहीं हैं, लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा नॉलेज हमें थी ही नहीं। जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनसे ही हमने चीज़ों को देख लिया था। फिर हमने प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आधे ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने बोला लिखित मिले तो हैं, लिखित चीज़ें मिली तो हैं पर इनको पढ़ा नहीं गया है, लिखित चीज़ें मिली तो हैं पढ़ा नहीं गया है। फिर हमने हिस्टोरिक काल देखा, हिस्टोरिक काल में क्या हुआ, लिखित चीज़ें मिली भी हैं और इनको पढ़ा भी गया है, यानी कि इन्होंने कुछ शैली जो अपनाई होगी लिखने के लिए वो अभी तक समझ में आ ही नहीं, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं गया है। पर जो हिस्टोरिक काल है इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, लिखा गया है, उसको पढ़ा भी जा चुका है, यानी लिखा भी जा चुका है और पढ़ा भी जा सकता था, इसीलिए इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज हमें रही है। तो हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस को कहा गया, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। तो इन सब चीज़ों को पढ़कर चला होगा। फिर बात करें इनके बारे में, प्लिनी, एक प्लिनी और थे, इन्होंने लिखी नेचुरल हिस्टोरिका। ये सब बुक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बनते हैं किसने कौन सी बुक लिखी है। अब एक और बुक थी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये बुक भी एक है। इसको किसने लिखा है, अज्ञात। इसमें जो जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका नाम नहीं मिला है, यानी कि ये जो बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, ये अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है। साथ में टॉलमी की बात करें, टॉलमी इन्होंने कौन सी लिखी है, तो जियोग्राफी के लिए जियोग्राफिया, निकोलस कॉर्पनिकस, केपलर, ये सब जो विदेशी यात्री थे उन्होंने ये बुक लिखी हैं। तो आपको याद हो जाएंगी, एक बार आप दोहरा लीजिए। हिस्ट्री के जनक हैं हेरोडोटस और हेरोडोटस की बुक है हिस्टोरिका, प्लिनी ने लिखी है नेचुरल हिस्टोरिका,
पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लिखी है अज्ञात व्यक्ति ने और टॉलमी ने लिखी है ज्योग्राफिया। साथ ही में कुछ लोग यूरोप से भी आए थे। यूरोप से जो आए थे वो मार्को पोलो जो इटली से आए थे, एक बुक लिखी थी चीन की यात्रा यानी कि जर्नी टू द चाइना, ये लिखी थी। और काफ़ी फेमस एक और राइटर हैं, कौन? मेगास्थनीज। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका। ये जो सेल्यूकस निकेटर थे उनके राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे। ये कौन थे? यूरोप से आए थे। यूरोप से आए थे मेगास्थनीज और मार्को पोलो जो कि इटली से थे और मेगास्थनीज जो कि यूनान से थे, है ना। अब इनके बाद बात करें, कुछ चीन से भी लोग आए थे। चीन के जो मॉन्क वगैरह आए थे, ये हैनसोंग ने, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी सीओ की बुक लिखी। फिर फाइयान का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, फाइयान, तो इन्होंने लिखी थी फो क्यू की। सीओ की लिखी थी हैनसांग ने, फो क्यू की लिखी थी फाइयान ने, और एक और फेमस व्यक्ति है इत सिंह, इन्होंने लिखी थी हस्तलिखित फोटोकॉपी। यहाँ से लिखे गए थे 400 जो बौद्ध चरित्र वगैरह हैं इनकी फोटोकॉपी लेकर गए थे, यानी कि हस्तलिखित फोटोकॉपी। पहले फोटोकॉपी तो चलती नहीं थी, यानी कि हाथ से ही लिखा हुआ ले गए थे। 400 कॉपी ये ले गए थे इत सिंह, है ना। तो ये चीन से आए थे, हैनसोंग, फाइयान, इत सिंह। फिर अरब से बोलें तो अलबरूनी किताबुल हिंद लिखा है, इब्ने बतूता रिहला के द्वारा लिखा गया है। अल मशूती जो भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही में अब्दुल रज़ाक जो फारस से आए थे, इन्होंने मतला ए साहिन यानी कि दक्षिण भारत के बारे में लिखा था। तो इतना कुछ ये बुकों से रिलेटेड था जो विदेश से लोग आए थे उनके बारे में। तो कौन कौन सी बुक हैं एक बार आप दोहराइए मेरे साथ। हिस्ट्री के जनक कौन थे? हेरोडोटस, इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिका। प्लिनी थे, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका बोला। फिर भारत के बारे में लिखा किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो कि अज्ञात व्यक्ति था। टॉलमी ने ज्योग्राफिया लिखा। फिर यूरोप से 2 लोग लिखे, मार्को पोलो जो इटली से आए थे, जर्नी टू द चाइना चीन की यात्रा, और मेगास्थनीज यानी कि यूनान से थे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इन्होंने बुक लिखी थी कौन सी? इंडिका बुक। किसने लिखी थी? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने। साथ ही में चीन से हैनसोंग, फाइयान और इत सिंह। हैनसोंग ने कौन सी बुक लिखी थी? सीओ की। फाइयान ने लिखी थी फो क्यू की, और इत सिंह जो 400 फोटोकॉपी ले गए थे, हस्तलिखित फोटोकॉपी। अरब से आए थे अलबरूनी किताबुल हिंद लिखा था, इब्ने बतूता रिहला द्वारा लिखा गया था। फिर अल मशूदी जो भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दी थी, और अब्दुल रज़ाक जो फारस से आए थे, मतल ए साहिन दक्षिण भारत के बारे में ये बुक थी। अब आगे बात हम करें तो हमने बोला तीसरा टाइप है जिसमें हम इनके बारे में जानते हैं, तो साहित्य जिनको हमने डिवाइड किया है। साहित्य को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो क्या हो गया? धार्मिक, और एक हो गया गैर धार्मिक। यानी कि जो हमारे देश का साहित्य है, लिटरेचर है, उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो धार्मिक और गैर धार्मिक। अब गैर धार्मिक में कौन कौन सी बुक आ जाएंगी? तो आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा। फिर अर्थशास्त्र का एक बुक, फेमस बुक है अर्थशास्त्र, इसको किसने लिखा है? चाणक्य, जिनका नाम क्या था? कौटिल्य, इन्होंने लिखा है। फिर अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारी बुक्स जो हैं इनको गैर धार्मिक में, है ना, धर्म से रिलेटेड नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम, इसको किसने लिखा है? कालिदास। मालविका, अग्निमित्रम, ये सब जो बुक हैं इनको हम जब इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, इनके साथ इनकी बुक के बारे में भी अध्ययन करते चलेंगे। तो ये हो गया गैर धार्मिक। अब जो धार्मिक है इसको भी हमने 3 पार्ट में, उस टाइम पर जो मेन धर्म थे वो 3 धर्म चल रहे थे। कौन कौन से हो गए? एक तो जैन धर्म हो गया, एक हो गया बौद्ध धर्म, और एक हो गया हिंदू धर्म बोले या फिर ब्राह्मण धर्म। तो इन 3 के बारे में भी हम जानेंगे।
तो जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, इनको तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे ही। जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण ग्रंथ है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो जो धार्मिक ग्रंथ हैं तो उनको हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, यानी कि या तो बोले हिंदू धर्म या फिर ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण हिंदू ग्रंथ, इनके बारे में आप डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो इनका सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वेद, वेद के बारे में बोला गया है। वेद को सबसे पहले क्या बोला गया? अपुरुषे, अपुरुषे। ये क्यों बोला गया है अपुरुषे? पुरुषे यानी कि पुरुष और आ यानी कि जो पुरुष है, मानव ने इसकी रचना नहीं की है। अपुरुषे मीन्स यानी कि मानव ने इसकी रचना नहीं की है, मानव ने रचना इसकी नहीं की है। अब मानव ने नहीं की है तो कुछ ना कुछ इनका जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आई हैं? इसको यदि बोले तो डिवाइन ओरिजिन, डिवाइन ओरिजिन, जो ओरिजिन है इनका डिवाइन है, यानी कि धार्मिक चीज़ों से रहा है, भगवान वगैरह से रहा है। यानी कि जो ओरिजिन कैन नॉट फाउंड इन ह्यूमन, यानी कि पुरुषों से इनका ओरिजिन नहीं रहा है। ठीक है। फिर संकलन, यानी कि इनका जो कलेक्शन है वो कृष्ण किसने किया है? नाम याद रखना है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। जो महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने वो अलग हैं, और जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं इन्होंने क्या किया है? संकलन किया है किसका? जो वेद हैं उनका। पहले ओरिजिनली कितने वेद थे? 3 वेद थे। फिर बाद में एक और जोड़ा गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। कौन सा वेद जोड़ा गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है, चौथा वेद बनकर जो सामने आया है। 3 जो वेद थे पहले ओरिजिनली आए थे। तो सबसे पहले देख लें कौन सा वेद था? ऋग्वेद। सबसे पहले देखें तो कौन सा वेद था? ऋग्वेद। फिर आया सेकंड सामवेद, सामवेद। थर्ड वेद है कौन सा? यजुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद थर्ड वेद। और जो चौथा वेद आया निकलकर सामने, ये अथर्ववेद आया, अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब जो अथर्ववेद आया था, जो हम आगे चलकर जो वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक एज पढ़ेंगे, आर्यन एज पढ़ेंगे, वैदिक काल, इसको ये लगभग 1500 से 600 बीसी तक चलेगा। 1500 से 600 बीसी तक चलेगा। इसको 2 टाइम पीरियड में हमने डिवाइड किया है। 1500 से 1000 तक ये चलने वाला है हमारा ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 तक चलेगा कौन सा? उत्तर वैदिक काल, या फिर उसको बोलें लेटर वैदिक एज। तो इसी टाइम पर ये अथर्ववेद आया था। ठीक है। अब इसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ऋग्वेद है, सबसे पहले वेद हैं, 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। अब इनके जो ज्ञाता होते थे, जो ऋग्वेद को जानने वाले लोग हैं, ज्ञाता हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को जानने वाले जो ज्ञाता हैं उनको कहा जाता है होत्री, होत्री, है ना। और जो सामवेद के ज्ञाता हैं उनको कहा जाता है उद्गाथा, उद्गाथा। और यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्वयु। और जो चौथा वेद है इसकी रचयिता किसने की थी? इसके जानने वाले कौन से थे? ब्रह्मा जी। तो इनके ज्ञाताओं को ब्रह्मा कहा गया। अब जो 4 वेद हैं, उनके जो 4 वेद हैं उनके 4 उपवेद हैं, सबके अलग अलग एक उपवेद है। यानी कि जो वेद हैं उनको यदि आपको ठीक ढंग से जानना है तो उपवेद के ज़रिए आप इनको ठीक ढंग से जान सकते हैं। तो 4 क्या हैं? उपवेद हैं। सबके अपने अपने अलग अलग उपवेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हो गए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उनके ज्ञाताओं को क्या कहा गया? होत्री, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा। इनके ज्ञाताओं को कहा गया। अब जो 4 वेद हैं उनके सबके अलग अलग उपवेद हैं, उनको क्या कहा गया? देखिए, आयुर्वेद, जो ऋग्वेद के उपवेद है उसको कहा गया आयुर्वेद। सामवेद, सामवेद जो है हमारा, जो सामवेद है ये जो मेलोडी बुक कहा जाता है इसको, यानी कि इंडियन म्यूज़िक का बुक कहा जाता है। तो म्यूज़िक से क्या होगा? म्यूज़िक होगा तो नाच गाना होगा, तो गंधर्व वेद, गंधर्व क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। गंधर्व देवता नृत्य करते हैं, होगा गंधर्व वेद,
है ना, उसका उपवेद है। यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी कि कुछ ना कुछ यज्ञ होंगी और साथ में क्या होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, यज्ञ होंगे और लड़ाइयाँ होंगी साथ में, है ना। यानी कि एक तो युद्ध होगा या फिर यज्ञ होंगे। तो यजुर्वेद से आप याद रखते हैं, यजुर्वेद से आप याद रख सकते हैं, इसका उपवेद होगा, जो यज्ञ होंगे या फिर युद्ध होंगे उनमें क्या चलेगा, धनुष चलेगा। तो इसका उपवेद जो होगा वो है धनुर्वेद, धनुर्वेद। अब युद्ध हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसको चीज़ों को समझाया जाएगा, यानी कि शिल्प वेद, इसका शिल्प वेद, शिल्प वेद। ठीक है, 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब 4 वेद के अपने अपने उपवेद हो गए, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। अब इनके भी ज्ञाता होंगे, जो उपवेद हैं उनके भी ज्ञाता होंगे। इनके ज्ञाताओं को क्या कहा जाता है, जो आयुर्वेदिक के ज्ञाता हैं वो होंगे प्रजापति, उनको कहा जाता है प्रजापति। फिर गंधर्ववेद के ज्ञाताओं को कहा गया नारद। ठीक है, फिर धनुर्वेद, धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र, विश्वामित्र। और फिर जो शिल्प वेद हैं इनके ज्ञाताओं को कहा गया विश्वकर्मा। तो इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है, 4, 8, 12 और 16 चीज़ों को इनको याद रखना है वेदों से रिलेटेड। 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके ज्ञाताओं को नाम दिया गया होत्री, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा। फिर 4 वेदों के उपवेद हैं, कौन कौन से, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। और इनके भी ज्ञाता हैं, जो उपवेद हैं उनके भी ज्ञाता हैं। आयुर्वेदिक के ज्ञाता प्रजापति, गंधर्ववेद के ज्ञाता नारद कहलाए, धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र और शिल्पवेद के ज्ञाता कहलाए विश्वकर्मा। ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। अब जो 4 वेद हैं इनके क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो वेद हैं इनके क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनके 4 वेद हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या हैं, ऐतरेय, ऐतरेय और कौस्तुकी, कौस्तुकी। ऋग्वेद के जो ज्ञाता हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौस्तुकी। सामवेद जो है इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो है पंचविश, पंचविश। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तैतरेय, तैतरेय और सतपथ, सतपथ। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, गोपथ। तो इतनी कुछ चीज़ें हो गई, 16 तो ये हो गए और 20 और इनके 2 हैं तो 22। इन चीज़ों को आपको वेदों से रिलेटेड याद रखना है। देखिए 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके जानने वाले हैं उनको क्या कहा गया, होत्री, उद्गाता, अथर्वयु, ब्रह्मा। उपवेद जो 4 वेद हैं उनके अलग अलग उपवेद हैं, तो उसको क्या कहा गया, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, सामवेद का जो उपवेद है गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। फिर उनके भी ज्ञाता कौन कौन हैं, प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा। फिर इन जो वेद हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौस्तुकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का क्या है तैतरेय, तैतरेय और शतपथ और अथर्ववेद का है गोपथ। इनसे रिलेटेड इतनी चीज़ों को पहले तो आपको याद रखना है। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आगे देखें, जो वेद हो गए, उपवेद हो गए, उनके ज्ञाता हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ठीक है, अब आता है आरण्यक, आरण्यक। अब यहाँ से आप चीज़ें को समझिए। देखिए आरण्यक यानी कि जंगल में रचना की गई हो उनकी, उनको कहा गया आरण्यक। तो अब कौन कौन से आरण्यक होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। देखिए एक तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, फिर है हमारा सामवेद, फिर है यजुर्वेद, यजुर्वेद और फोर्थ है कौन सा, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो देखिए आरण्यक है ना, जो जंगल में रचना की गई है। हमने सबसे पहले कहा था जो
वैदिक टाइम पीरियड चलेगा 1500 से 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल, और 1000 से 600 तक ये चलेगा कौन सा काल, उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक काल इसको हम बोलेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जंगल ज़्यादा हुआ करते थे। हम जो बोलते हैं ना, यदि आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो वन में जाइए, जंगल में जाइए, तो उस टाइम पर जंगल ज़्यादा कुछ हुआ करते थे। तो ये जो तीनों वेद थे यहाँ पर इनकी जो रचना हुई है जंगलों में जाकर हुई है, इसीलिए इन तीनों को आरण्यक कहा गया। और जो अथर्ववेद है ये इस टाइम तक चीज़ें बढ़ चुकी होंगी तो यहाँ पर नहीं गए थे, तो इसलिए अथर्ववेद को आरण्यक नहीं कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वेदांग। वेदांग यानी कि वेदों के अंग, जिनकी संख्या क्या है, 6 है। यानी कि वेदों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या चीज़ होंगी? एक तो व्याकरण, व्याकरण जिसको ग्रामर बोलें। सेकंड बात करें तो ज्योतिष, ज्योतिष। थर्ड है निरुक्त, निरुक्त। फोर्थ शिक्षा, फिफ्थ कल्प, और सिक्स्थ है छंद। इन 6 चीज़ों से वेदों की रचना की गई है, इसीलिए इनको वेदांग बोला जाता है, वेदों का अंग बोला जाता है। जैसे कि व्याकरण है, व्याकरण की बुक के लिए हम बात करें तो व्याकरण की एक फेमस बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये किसने लिखी है? इनका नाम भी पूछा जाता है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो ये लिखी है पाणिनि के द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखी है। ये व्याकरण की बुक है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिषाचार्य के लिए बृहद संहिता जो कि बारहमिहिर ने लिखी है, ब्रह्माहिर बारहमिहिर ने लिखी है। तो जो वेदांग हैं वो कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। फिर बात करें पुराण की। पुराण कितने हैं? पुराण सबसे पहले टोटल जो पुराण हैं कितने हैं? 18। टोटल जो पुराण हैं 18 हैं। और पुराण जो हैं उनको 5वां वेद भी कहा जाता है। पुराण जो है उनको 5वां वेद भी कहा जाता है, या फिर बोलें वेदों का वेद। वेदों का वेद किसको कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है। जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन से हैं? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण इम्पोर्टेंट है, जो कि मौर्य काल के दौरान रचा गया था। विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण किसका? सातवाहन काल में इसकी रचना हुई है। वायु पुराण गुप्त वंश में इसकी रचना हुई है। जो इम्पोर्टेंट पुराण हैं विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। अब इनके बाद आगे बात करें यदि हम, उपनिषद आएंगे। उनके बाद क्या आएंगे? उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद यानी कि इनका मीनिंग क्या होगा? जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, इसको कहा गया था उपनिषद। और इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 108। और जो मान्यता प्राप्त हैं, मान्यता प्राप्त हैं वो टोटल कितने हैं? 13। प्रमाणित जो हैं, मान्यता प्राप्त जिनको हैं, प्रमाणित हैं, वो 13 हैं। वैसे टोटल संख्या 108 है। उपनिषद का मीनिंग हमने देख लिया है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है मुंडकोपनिषद। कौन सा? मुंडकोपनिषद, जो कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इससे ही लिया गया है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाला पूछा जाता है, ये है बृहदरायण उपनिषद। बृहदरायण उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। और सबसे लास्ट पूछा जाता है आलोपनिषद। आलोपनिषद, आलोपनिषद जो कि अकबर के समय पर लिखा गया था। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहदरायण सबसे बड़ा है। ये फर्स्ट जो है वो सबसे बड़ा है, और लास्ट जो है अकबर के टाइम पर लिखा गया था आलोपनिषद। उपनिषद का मीनिंग हमने देख लिया है क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। साथ ही में कुछ और बात करें, कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद जिसमें कि यम और नचिकेता की कहानी है। यम नचिकेता नाम सुना होगा आपने, यम नचिकेता और ओम की चर्चा है इस उपनिषद में। साथ ही में जलोपनिषद। जलोपनिषद इसमें क्या है? जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्रह्मा विष्णु
महेश, इनके बारे में चर्चा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके बारे में चर्चा है चलोपनिषद के बाद। फिर इसके बाद आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? स्मृति यानी कि एक व्यक्ति की विचारधारा, स्मृति विचारधारा इसमें। तो स्मृति साहित्य कितने हैं? 36 स्मृति साहित्य हैं, जिसमें कि याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य और सबसे इम्पोर्टेंट है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है? सबसे प्राचीन जो राजनीति पुस्तक है ये, इसको या फिर बोला जाता है इकोनॉमी बुक है मनुस्मृति, इससे ही ली गई है, या फिर बोले सबसे प्राचीन राजनीति पुस्तक है। इसमें क्या बताया गया? महिलाओं और दलितों के बारे में काफ़ी खराब लिखा है। इसमें जो खराब चीज़ें हैं उनको लोग ज़्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं, कुछ अच्छी भी चीज़ है। 16 संस्कार जो होते हैं उनके बारे में वर्णन है। साथ ही में 8 प्रकार के विवाह इसमें वर्णित है। 8 प्रकार के विवाह इसमें वर्णित है। अब उस टाइम पर जो मनुस्मृति है इसमें विवाहों का वर्णन भी किया गया है। जो मेल है उसमें उसकी आयु क्या थी? 25 साल थी, 25 ईयर्स। और फीमेल की जो आयु थी कितनी थी? 12 साल, मात्र 12 साल। यानी कि उस टाइम पर कि कौन से विवाह हुआ करते थे? उस टाइम पर बाल विवाह हुआ करते होंगे। अब मनुस्मृति में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ऋण। 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से ऋण हैं? एक तो देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। तो ये 3 प्रकार के यहाँ पर ऋण बताए गए हैं, ऋण वर्णित हैं। पुरुषार्थ के बारे में बताया गया है। पुरुषार्थ कितने तरह के होंगे? 4 तरह के पुरुषार्थ का वर्णन है, जिसमें कि क्या आता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 तरीके के पुरुषार्थ इसमें वर्णित हैं। आश्रम के बारे में बताया गया है। जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। आप सभी को पता होगा 4 आश्रमों में बांटा गया है जीवन को। कौन कौन से वो 4 आश्रम हैं? सबसे पहले 0 से 5 साल के बच्चों को छूट रहती है, बाल्यावस्था या शिशु अवस्था बोला गया। 5 से लेकर 25 तक कौन सी अवस्था चलेगी? ब्रह्मचर्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ आपको जीना है। फिर 25 से लेकर 50 तक कौन सी चलेगी? गृहस्थ यानी कि जिसमें वैवाहिक जीवन, परिवार कल्याण, ये सब। फिर 50 से लेकर 75 वर्ष तक आपको वानप्रस्थ यानी कि परिवार प्लस समाज के बारे में भी सोचना है। फिर 75 से लेकर 100 तक यानी कि 100 एज टोटल रहेगी, जिसमें कि आपको सन्यासी बन जाना है, यानी कि वन वगैरह इनकी बात करी गई है। तो 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। फिर बात करें महाकाव्य। ये महाकाव्य टोटल कितने हैं? 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? एक तो रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण और महाभारत। अब जो महाकाव्य हैं ये क्या होते हैं? बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। बहुत बड़ी रचना, जो रामायण है कितना बड़ा है? महाभारत अपने आप में एक पुस्तक है। महाकाव्य यानी कि बहुत बड़ी रचना हो उसको महाकाव्य कहा जाता है। रामायण किसने लिखी है? तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। और महाभारत लिखी है किसने? वेद व्यास ने लिखी है महाभारत, जिसमें कि 18 डेज का जो युद्ध हुआ था उसमें जो चला था उसके बारे में वर्णित है। जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है इसमें टोटल जो श्लोक हैं 12,000 श्लोक हैं। और जो अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 24,000 हो गए हैं। और इनको जो इनके अध्याय हैं इनको बांटा गया है, तो इनको बोला जाता है कांड। तो 7 कांड में ये वर्णित है रामायण। 7 कांड हैं इसके, जिनको चैप्टर बोला जाए, कांड, है ना। फिर वेद व्यास ने लिखा है महाभारत। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 8800। टोटल श्लोकों की संख्या है 8800, जो कि अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 1,11,000 टोटल हो गए हैं। जितने का कानून है, यानी कि इसमें क्या वर्णित है? ये जो है जय संहिता, इसका पुराना नाम है जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता।
पुराना नाम है जय संहिता किसका? महाभारत का, जिसमें कि पूरा कानून वर्णन है, कानून का वर्णन है, कैसे क्या युद्ध लड़ना है, क्या कुछ मतलब कि युद्ध के लिए आप हर चीज़ को लिए हर चीज़ के बारे में इसमें वर्णित है। तो इसको कहा जाता है, इसमें चैप्टर कितने थे? 7, इनको कांड बोला गया। इसमें चैप्टर कितने हैं? 18, जिनको कि पर्व बोला जाता है, 18 पर्व, लेसन। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट पर्व जो है भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता जो कि कृष्ण ने भीष्म पितामह को बोला था, तो इसको भीष्म पर्व बोला जाता है। किसको? भीष्म पर्व, भगवत गीता को भीष्म पर्व में वर्णित है। तो ये महाकाव्य थे, है ना। अब हमने किन किन के बारे में देख लिया है, पहले एक बार आपसे डिस्कस कर लें क्या क्या हो गए हैं। साहित्य के बारे में देखा तो पहले जो विदेशी यात्री विवरण था उनमें हमने उनके नाम जाने। हिस्टोरी का जनक था हेरोडोटस, हिस्टोरी का लिखा था। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरी का। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखा है? अज्ञात व्यक्ति ने। टॉलमी के द्वारा जियोग्राफिया लिखा गया। फिर हमने यूरोप के 2 यात्री मेगास्थनीज और मार्को पोलो के बारे में जाना। चीन और अरब से जो आए थे उनके बारे में जाना। फिर साहित्य को हमने 2 पार्ट में वर्णित किया, जो कि एक धार्मिक, एक गैर धार्मिक। गैर धार्मिक की जो बुक है पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, जो चलता जाएगा हिस्ट्री, हम उसके हिसाब से जो कवि हैं, उसके पोइट हैं, उनके बारे में आपसे वर्णन करते जाएंगे। फिर धार्मिक में हमने जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण ग्रंथ, इनके बारे में जाना। जैन और बौद्ध के बारे में और भी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको हमने स्टार्ट किया वेदों से। वेद को अपौरुषेय बोला गया। फिर हमने 4 वेद बताए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके जो 4 वेद हैं, इनके अलग अलग जो ज्ञाता हैं उनको नाम दिया। फिर चारों वेदों के 4 उपवेद हो गए, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद, और उनके भी ज्ञाता प्रजापति, नारद, विश्वामित्र और विश्वकर्मा हुए। फिर उनके अलग अलग 4 क्या हुए? ब्राह्मण ग्रंथ हुए। फिर अरण्यक, यानी कि जंगल में रचना की गई हो, उनकी अरण्यक बोला गया, जिसमें हमने अथर्ववेद को का कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है। फिर वेदांग बोले, 6 वेदांग हैं, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। पुराण बताए, 5वां वेद कहा गया पुराण को, या फिर वेदों का वेद भी कहा गया पुराण को। टोटल संख्या 18 है, जिसमें कि विष्णु पुराण, मत्स्य और वायु पुराण इंपॉर्टेंट हैं। विष्णु पुराण मौर्य काल में, मत्स्य पुराण सातवाहन में और वायु पुराण गुप्त काल में लिखा गया। उपनिषद 108 हैं और मान्यता जो प्रमाणित हैं 13 हैं। उपनिषद का मीनिंग हमने बोला गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। फिर स्मृति साहित्य जो 36 है, जिसमें कि मनुस्मृति है, उसके बारे में जाना हमने। पुरुषार्थ 4 थे। मनुस्मृति में ऋण बताए गए हैं, 3 प्रकार के ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आश्रम के बारे में वर्णित है, 4 आश्रम में बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। फिर हमने महाकाव्य के बारे में देखा। महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। इनके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ेंगे वैदिक काल की तरफ। वैदिक काल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ में हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो आर्यंस कहाँ से आए, कैसे आए, फिर उस टाइम पर कैसे क्या समाज डिवाइडेड था, वर्णित था। ठीक है, इतना कुछ आज हमने जाना है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि कल इससे क्वेश्चन कुछ हम पूछेंगे और आगे जो वैदिक काल चला है उसके बारे में वर्णन हम करेंगे, जानेंगे। ठीक है, थैंक यू। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।